प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम में क्लास 10th का हिंदी क्या देखने वाले हैं। क्लास 10th का हिंदी का टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर क्या देखेंगे। टॉप 60 जो होगा, जैसे कि देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में कितने आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि 2 मार्क्स में लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। तो वह जो है कि आपका 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देगा। कितना देगा, 10, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो आप अगर इस 60 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर कहीं और दूसरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, इसमें जो है कि टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। यानी जो प्रश्न होगा उसका हम लोग साथ ही साथ उत्तर यानी आंसर करते चलेंगे। तो यह जो है आपका वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। चलिए वीडियो को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सामने आकर क्या दिख रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कहा है कि जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मनुष्य को एक पेशा छोड़कर दूसरा पेशा अपनाना पड़ता है। क्या है कि जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, और कभी कभी ऐसा समय आता है यानी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो मनुष्य को क्या करता है, एक पेशा छोड़कर यानी एक काम को छोड़कर दूसरे काम करना पड़ता है। लेकिन क्या कहा है, परंतु जाति प्रथा जातिगत पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा अपनाने की अनुमति नहीं देता, चाहे व्यक्ति जातिगत पेशे में दक्ष हो या नहीं हो। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, तो जैसे देखिए बेरोजगारी का यह कैसे कारण है। अगर मनुष्य कोई अपना काम कर रहा है, अगर उसके जाति के अनुसार उसको हम काम देते हैं और उसमें अगर उस व्यक्ति के उस काम में अगर मन नहीं लग रहा है, या फिर वह व्यक्ति चाहे उस काम को अगर कर रहा है, फिर लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, जैसे थोड़े देर के लिए आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति लोहे का काम कर रहा है और अगर लोहे का फैक्ट्री क्या होता है, बंद हो जाता है, और तब उसमें जो मजदूर लगे हुए हैं, जो भी व्यक्ति उसमें कार्य कर रहा है, उसको क्या होगा, उस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यही क्या है, यही जो है जाति प्रथा जो है उस कार्य को छोड़कर दूसरा पेशा यानी दूसरा कार्य करने की अनुमति क्या है, नहीं देता है। तो अगर वह व्यक्ति जब दूसरा कार्य नहीं कर सकता है तो क्या वह तो बेरोजगार ही रह जाएगा ना। तो वही हमारे यहाँ पे कहा गया है कि जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का एक कैसे कारण है। ठीक, यहाँ पे आगे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यही कारण है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। क्या है, जाति प्रथा जो है इसी कारण से एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। यदि इच्छा अनुसार पेशा परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होती तो शायद इतनी बेरोजगारी नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें पेशा परिवर्तन करने की, या जो हमारी जो जातिगत पेशा है उससे अगर अलग हटकर कोई भी काम करने की अनुमति होगी तो क्या होगा, इतनी बेरोजगारी नहीं होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति जो काम करना चाहेंगे, अगर एक काम कर रहे हैं, अगर वह काम बंद हो जाता है तो वो व्यक्ति दूसरे काम को अपना लेंगे, दूसरे काम करना शुरू कर देंगे। या फिर उस काम में अगर मन नहीं लग रहा है तो व्यक्ति जिस काम में जिसका मन लग रहा है उसको वह कर सकता है। लेकिन जाति प्रथा जो है इसमें जो है क्या है कि जिस जाति के अनुसार जिसका जो काम बांधा हुआ है, बांटा हुआ है, वही काम वह व्यक्ति कर सकता है। लेकिन चाहे व्यक्ति को उस काम में मन लगे या नहीं लगे, तो क्या यह बेरोजगारी का कारण तो होगा ही ना। तो वही आपका क्वेश्चन था जो कि यह आपके बोर्ड एग्जाम BSEB के एग्जाम में 11, 17 के द्वितीय पाली और 22 के द्वितीय पाली के एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो यह जो है
आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए अभी जो भी आपका आंसर दिया जाएगा वह अपने भाषा में सरल और आसान भाषा में दिया जाएगा। आपसे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछता है वह भी आपसे कहा ऊपर ही निर्देश में दे देता है कि विद्यार्थी जो है वह अपने ही शब्दों में उत्तर दे। क्या देता है? अपने शब्दों में उत्तर दे। यह जो है आपको सरल भाषा और बहुत ही आसान भाषा यानी जो बुक का लैंग्वेज है उससे यह अलग लैंग्वेज में अपने भाषा में यह छाट कर आपको दिया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्या कर रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। यह जो आपके बोर्ड एग्जाम के 11, 14, 17 और 19 के एग्जाम में पूछ रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ऐसे देखिए आपका आंसर क्या है, खोखा का जन्म 5 लड़कियों के बाद हुआ था। खोखा का जो जन्म है वह कितने लड़कियों के बाद हुआ था, तो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे सकता है कि खोखा का जो जन्म है वह कितने लड़कियों के बाद हुआ था, तो आपको बताना रहेगा क्या, 5 लड़कियों के बाद। ठीक, नेक्स्ट आपका लाइन क्या करा है कि वह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। वह घर के नियमों के साथ साथ अपने जीवन के नियमों का भी अपवाद था। क्या है? वह घर के नियमों के साथ साथ वह अपने जीवन के नियमों का भी अपवाद था। अब देखिए यहाँ पे है अपवाद, तो अपवाद कहने का मतलब होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी जैसे कि काम होता है, चाहे कोई भी वह कार्य हो, उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाया होता है। जो अगर उस कार्य को करने का एक नियम होता है और जो भी व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं करता है वह क्या होता है, उस नियम के विरुद्ध जा रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वह उस नियम के अपवाद है या खिलाफ है। ठीक, तो वही जो है कि खोखा जो है, खोखा के घर में 5 लड़कियां थी जिसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे, लेकिन वह क्या था, खोखा उस भी नियम सभी नियम का वह अपवाद था और उसके साथ साथ वह अपने जीवन के नियमों का भी अपवाद था। ठीक, वह शरारती और लापरवाह था। क्या है? वह शरारती और लापरवाह था, यानी वह जो है कि बहुत ही शरारती और लापरवाह था। वह जो है कि बहनों को मारता पीटता रहता था और अगल बगल के बच्चों से भी हमेशा झगड़ा करते रहता था। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आंसर क्या दे सकते हैं आप, इतना लाइन अगर आप दे सकते हैं तो यह जो है कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा 2 मार्क्स देगा, उसमें आपको कहीं से नहीं कटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। क्या कहा है कि मनुष्य जो है वह बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। यह अपने ऊपर ले सकते हैं प्रश्न को कि अगर आप सोच सकते हैं कि हम जो नाखून को काटते हैं वह अपने बार बार हम नाखून को क्यों काटते हैं, यह आपके सामने भी प्रश्न हो सकता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है कि मनुष्य जो है वह बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है। क्या है? मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है ताकि उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष न रहे और उसकी पशुता उजागर नहीं हो। क्या है? उसकी पशुता जो हो उजागर नहीं हो, क्योंकि नाखून बर्बरता और जंगली अवस्था का प्रतीक है। उसमें रक्षा के बदले हानि की अब संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई है। वह हमारी कुरूपता, असभ्यता और विकास के प्रतिकूल दिखता है। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि मनुष्य जो है वह बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है ताकि उसके भीतर जो है वह बर्बर युग का, यानी वह जैसे कि देखिए पहले के जो भी व्यक्ति थे जंगली जीवन के, वह क्या करते थे, पहले कोई भी हथियार औजार नहीं था, जिसके कारण वह अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे, नाखूनों को बढ़ाते थे और उसी का जो है अपनी जो है हथियार के रूप में उसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब के जो ज़माने हैं, अब हमारे सामने बहुत सारे हथियार है जो हमारी रक्षा कर सकती है, लेकिन अब जो है नाखून हमारा अगर बढ़ रहा है तो वह क्या है, हमारी पशुता वर्ग का उजागर कर रहा है, यानी जो है जंगली जीवन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और पहले की उसी बात में कहा है कि उससे रक्षा के बदले हानि की संभावनाएं अब ज़्यादा बढ़ गई है। यानी नाखून जो है अब अगर बढ़ा रहे हैं तो उसमें नाखून में गंदगी फैल रही है, जिससे क्या हो रहा है, बीमारियां फैलेगी, तो उससे आपकी रक्षा कम और हानि ज़्यादा हो रही है। तो वही बात कहा है कि उससे रक्षा के बदले हानि की संभावनाएं अधिक बढ़ गई है। वह हमारी कुरूपता, असभ्यता और विकास के प्रतिकूल दिखता है, यानी जो भी हमारी सभ्यता है उसके वह क्या है, प्रतिकूल यानी उल्टा वह दिखता है।
तो आपको आशा करता हूँ कि यह जो है कि आपका आंसर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो था वह बोर्ड एग्जाम में 15, 17, 20 और 20 को दोनों पाली में पूछा गया था। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको जो भी क्वेश्चन देंगे वह आपके एग्जाम में 100% इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप 60 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 मार्क्स का बनाना है, ठीक। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और जो है एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी आपको वीडियो जो है कि अलग से आपको दिया जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन से भी मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी आपको फायदे होगा। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी बिरजू महाराज जो थे उनके गुरु कौन थे, उनका जो है कि संक्षिप्त परिचय यानी छोटे से शब्दों में परिचय देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी अच्छन महाराज थे। कौन थे, बिरजू महाराज के जो गुरु थे उनके पिताजी अच्छन महाराज थे, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए आपसे 1 नंबरिया क्वेश्चन में पूछ सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि बिरजू महाराज के पिताजी का क्या नाम था, तो आप क्या बताना है, अच्छन महाराज। इससे आपको 1 नंबर मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट लाइन है, वे स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे, वे नर्तक थे और उन्हें कला से बहुत ही प्रेम था। यानी उन्हें कला से जो है वह बहुत ही प्रेम यानी लगाव था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय पिताजी की मृत्यु हो जाती है। क्या है, जब बिरजू महाराज जो थे किस वक्त, जब 9.5 साल के बिरजू महाराज होते हैं तो वह क्या होता है, उस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कहा जा सकता है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की आयु कितनी थी, तो आपको क्या बताना है, 9.5 साल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बिरजू महाराज को गांडा उनके पिताजी ही बांधे थे। यानी बिरजू महाराज को जो गांडा बांधे थे वह कौन बांधा था, तो उनके पिताजी ही, और तालीम और सीख भी बाबूजी से ही मिली थी। जैसे देखिए जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है, जिस कार्य में वह आगे बढ़ता है और उसको सिखाने वाला या आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है वही उसका क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, वही उसका गुरु होता है। चाहे जैसे कि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए टीचर को नहीं लेंगे कि वही हमारे गुरु है, जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें आगे की सीख जिससे मिल रही है वह क्या है, उसी का वह गुरु होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही बात है कि बिरजू महाराज जो थे वह क्या थे, उनके पिताजी एक नर्तक थे और बिरजू महाराज भी क्या है, उसी में नर्तक में जो है कि सीखने जाते थे और काम करते थे। तो वह जो सीखना है वह उनके बाबूजी से ही सीख वह मिलती थी। तो उन्हें क्या है, इसलिए कहा गया है कि बिरजू महाराज के पिताजी ही उनके गुरु थे। उसके बाद है कि बिरजू महाराज अपने बाबूजी को 500 रुपये नजराना दिए थे। यानी जो गांडा उनके पिताजी ने बांधा था बिरजू महाराज को, उसके रूप में क्या है, उनके नजराना के रूप में जो बाबूजी को है बिरजू महाराज 500 रुपये दिए थे। तो आशा करता हूँ आपको जो है कि आंसर समझ में आया होगा। यह जो आपके बोर्ड एग्जाम में 13 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, या गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक क्या होना चाहिए। तो जैसे देखिए यह जो है आपको यहाँ पे अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन दे सकता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंक क्या होना चाहिए। आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है इसी को देना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 15, 18, 15 के सेकेंड पाली और 21 के सेकेंड पाली के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यह जो है आपके लिए कहिए तो यह MVVI क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हैं। चलिए आंसर को हम लोग देखते हैं। क्या है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। क्या कहा, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, तो हम आंसर बता सकते हैं कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। अब कहिएगा कि हमारा आंसर तो इतना ही पे हो गया। तो देखिए इतना
इतना पे आंसर मेरा हो गया जो क्वेश्चन था, लेकिन क्या इतना में हमको 2 मार्क्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इतना में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स दे देगा, वह भी आपको काफ़ी है। तो इसलिए कम से कम आपको कहा जाता है एग्जाम में कि 30 से 40 शब्दों में क्या है, 30 से 40 शब्दों में आप अपना उत्तर दें। तो यही आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी जो है वह बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। उनका कहना है कि बच्चों का सत्य, प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों की जानकारी पहले दी जानी चाहिए। यानी गांधी जी का जो कहना है वह क्या है कि उन्होंने जो बढ़िया शिक्षा माना है वह अहिंसक प्रतिरोध को माना है। यानी उनके कहने का अनुसार है कि सत्य, प्रेम और आत्मा के जो अंदर जो छिपी शक्तियां हैं उसकी जानकारी बच्चों को पहले दी जानी चाहिए। यानी स्कूली शिक्षा के पहले ये सभी जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि वे अपने जीवन संग्राम में असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से और घृणा को प्रेम से जीत सके। यानी वह यहाँ कहने का मतलब है कि ये सभी ज्ञान जब उसके पास, बच्चे के पास रहेगा तो वह क्या होगा, जहाँ पे असत्य होगा उसे वह सत्य से जीत सकता है, हिंसा जहाँ होगा उसे वह अहिंसा से जीत सकता है। कहा है कि हिंसा को अहिंसा से और घृणा को प्रेम से जीत सके। यह आपके बोर्ड एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर सिलेक्ट करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहा है, मछली को छूते संतु क्यों हिचक रहा था? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे घरों में अगर आपके मछलियाँ आती है तो क्या होता है, बच्चों की लालसा होती है कि हम मछली को छू कर देखें, लेकिन वह क्या होता है, डर जाता है। क्यों डर जाता है? कि वह मछली कहीं उसे काट नहीं ले, इसी कारण से वह मछली को छूना चाहता है फिर भी वह डर जाता है। तो वही जो है कि संतु छोटा बच्चा था और वह जो है घर में उसकी मछलियाँ आई थी तो मछली को वह छूना चाहता था, लेकिन वह क्या है, उसे छूते हुए वह हिचक रहा था। तो आंसर क्या है, संतु मछली को छूना चाहता था परंतु उसे भय यानी डर था, भय की जिसको कहते हैं उसे डर था कि मछली कहीं काट न ले। यही कारण है कि मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था। यह जो है कि आपको काफ़ी आसान भाषा में और अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बना करके आपको आंसर दिया गया है। आंसर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही हम लोग के लिए मोटिवेशन होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये आंसर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? यानी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रश्न है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे जो है वह दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। यानी देखिए क्या कहा है, आंसर पहले देख लीजिए फिर आपको समझाते हैं। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था और चूँकि बाजार का दिन था जिसके कारण दूसरी रास्ते में बहुत अधिक भीड़ था। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है क्वेश्चन कि झोले में मछलियाँ जब बच्चे लिए थे उसे लेकर दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो यहाँ पे का आंसर दिया गया है कि झोले में जो मछलियाँ लेकर बच्चे हैं वह दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि उस गली से जो है उसका घर क्या है, बच्चे का घर जो है वह काफ़ी नज़दीक पड़ता था और बाजार के दिन होने के कारण दूसरे रास्ते में काफ़ी अधिक भीड़ था। जैसे आप भी कहीं पे जाते हैं और अगर कहीं पे जाम थोड़ी देर के लिए लग जाती है तो आप सोचते हैं कि हम दूसरे रास्ते से निकल जाए जिससे हम घर अपने जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वही कारण था कि दूसरे रास्ते में बाजार के दिन होने के कारण भीड़ था, जिसके कारण बच्चे दौड़ते हुए क्या किए, अपने घर दौड़ते हुए क्या है पतली गली में घुस गए। ठीक, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, यह जो है कि आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और टेक्स्ट मॉडल भी क्वेश्चन है। यानी यह जो है कि आपको टेस्ट एग्जाम में और बोर्ड मॉडल जो बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या कहा है? मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर देखने का प्रयास कीजिए। क्या कहा है? मंगम्मा बेंगलुरु के पास एक गांव के रहने वाली एक अधेड़ महिला थी। क्या है? मंगम्मा जो है वह बेंगलुरु के पास एक गांव के रहने वाली वह क्या है? एक अधेड़ महिला है। अधेड़ कहने का मतलब उसकी जो आधी उम्र है, लगभग आधी उम्र उसकी गुजर गई है, इसलिए कहा गया है कि वह एक अधेड़ महिला है। वह गाय भैंस पालकर और दूध दही का धंधा करती है। आप लोग साधारण अभी अपने गांव में भी देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति है, किसी का उम्र थोड़ा ढल जाता है, जो काम करने की कोई हद तक नहीं है, तो वह क्या करता है? थोड़ा बहुत कोई ना कोई अपना जैसे जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। तो वही है कि मंगम्मा जो है एक अधेड़ महिला है जो कि अपने घर पे गाय भैंस पालकर और दूध दही का धंधा करती है। क्या करती है? वह दूध दही का धंधा करती है, यानी उससे जो दूध दही होती है वो उसे वह क्या करती है? बेचकर कुछ अपनी आमदनी करती है। मंगम्मा को एक बेटा, बहू और पोता है, यानी मंगम्मा के पास एक बहू है, एक बेटा है और बहू है और उसके पास पोता भी है। वह सरल हृदय वाली कर्मठ महिला है। क्या है? वह सरल हृदय वाली कर्मठ महिला है। मंगम्मा अपने पोते पर जान छिड़कती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी दादा होते हैं, क्या होती है? उससे जो पोता पोती की होती है अधिक लगाव होता है, अधिक प्यार करते हैं, इसलिए है कहा गया है कि मंगम्मा जो है वह अपने पोते पर जान छिड़कती है। मंगम्मा भी जो थी क्या थी? वह अपने पोते पे जान छिड़कती थी, यानी पोते से अधिक लगाव था। उसके बाद मंगम्मा को रंगप्पा नामक एक बदमाश जुआरी रुपए ठगने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। क्या कहा है? कि मंगम्मा को जो है एक रंगप्पा नामक एक बदमाश जुआरी है। क्या है? एक बदमाश जुआरी है जो क्या है? नशा उशा करता है, उसी को कहते हैं बदमाश जुआरी। वह जुआ वगैरह भी खेलता है। तो वही जो है कि रुपए ठगने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। किसके पीछे? तो मंगम्मा के पीछे पड़ जाता है और कर्ज मांगता है। क्या करता है? वह कर्ज मांगता है। उसको जो है कि जैसे देखिए थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए मंगम्मा को अपने बहू से झगड़े हो जाती है, जिसके कारण वह थोड़ी दिन के लिए अलग रहने लगती है। तो उसी समय यह जो है रंगप्पा नामक एक बदमाश जुआरी है, वह समय देखकर और मंगम्मा को क्या करता है? अपने झांसे में लाना चाहता है उससे रुपए ठगने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि मंगम्मा जो है वह दूध दही का धंधा करती है, जिससे वह अपने पास रुपए कुछ ना कुछ जमा करके रखी है। वही यहाँ है कि वह कर्ज मांगता है, परंतु मंगम्मा रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। क्या है? मंगम्मा जो है वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। सास बहू के बीच जब विवाद बढ़ जाता है, यानी सास बहू के बीच जो है वह जब विवाद बढ़ जाता है, तो बहू सास को मनाने के लिए अपने बेटे अर्थात मंगम्मा के पोते का इस्तेमाल करती है। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है? कि जब सास बहू के बीच में जब विवाद बढ़ जाती है तो क्या करता है? मंगम्मा की जो बहू है उसका नाम नंजाम्मा है, तो वही नंजाम्मा जो है वह अपने बेटे अर्थात मंगम्मा के पोते, यानी नंजाम्मा अगर मंगम्मा की बहू है तो क्या होगा? उसके जो बेटा होंगे नंजाम्मा के, वह मंगम्मा के पोते लगेंगे। तो वही कहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे अर्थात मंगम्मा के पोते का इस्तेमाल करती है और सरल हृदय वाली मंगम्मा मान भी जाती है। आपने काफ़ी घरों में देखा होगा कि जैसे कोई भी दादा दादी अगर थोड़ी देर के लिए रुसते हैं तो क्या होता है? उसके पोते या पोती को उनके पास भेजकर उन्हें मना लिया जाता है, और पोते पोती के प्यार के कारण, दुलार के कारण क्या होते हैं? वो भी मान जाते हैं, क्योंकि पोता और पोती से दादा दादी को ज़्यादा लगाव होता है। ठीक ना? तो यह जो है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 11, 13 और 14 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? देखिएगा, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? क्या कहा है? कि कवि जो है वह दिनकर, यहाँ पे कवि का नाम दिनकर दिया गया है। क्या है? दिनकर कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? तो आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि की दृष्टि में आज के देवता जो है वह मंदिरों और राजमहलों में नहीं मिलेंगे, यानी आज के जो देवता है वह कहाँ नहीं मिलेंगे? मंदिरों और राजमहलों में नहीं मिलेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि जो देवता है, भगवान है, वह कहाँ मिलेंगे? मंदिरों या राजमहलों में। लेकिन कवि का जो दृष्टि है वह कह रहा है
कि क्या है, आज के जो देवता है वह मंदिरों और राजमहलों में नहीं मिलेंगे। आज के देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर, खेत खलिहानों में कार्य करने वाले मजदूर और किसान है। क्या कहा है कि उनकी दृष्टि में जो है आज का देवता है वह है सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर, खेत खलिहान में कार्य करने वाला मजदूर और किसान भाई है, यानी जिनके बल पर शासक वर्ग की पहचान होती है। अतः आज की देवता खेत खलिहानों और सड़कों पर मिलेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, कवि की दृष्टि बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है कि कवि की दृष्टि से जो है वह आज का देवता कहाँ मिलेंगे, सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर या खेत खलिहानों में कार्य करने वाले किसान भाई है। अगर वह काम अगर नहीं करते हैं, किसान अगर उपज करके नहीं लाता है, अगर नहीं लाता है तो क्या उसके ऊपर जो शासक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वह अब किस पे शासन करेगा और किस गुमान पे वह शासन करेगा, वह किस चीज़ पे। अगर कोई भी जैसे चलाने के लिए, कोई खाने के लिए ही अगर नहीं रहेगा हमारे पास तो हम कुछ कर सकते हैं। तो वही बात है कि आज की जो देवता है हम उस क्या किसे मान सकते हैं, तो जो गिट्टी तोड़ रहे हैं मजदूर, किसान जो भाई काम कर रहे हैं, उसे हम आज के देवता कह सकते हैं। यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 11, 14, 17 या 17 के जो है अपार्टमेंट एग्जाम वाला में पूछा गया है, 20 के और 21 के एग्जाम, यानी इतने सारे एग्जाम में यह पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं यह आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद होता है उसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, यानी हमको क्या उससे सीख मिलती है, क्या संदेश देना चाहता है वह, इसी के बारे में। तो यह जो है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और यह 16 के एग्जाम में पूछा भी है। चलिए यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे आंसर। मदन और ड्राइवर के बीच मदन द्वारा सेन साहब के कार छूने पर विवाद हुआ, यानी मदन और ड्राइवर जो है उसके बीच विवाद क्यों हुआ, तो सेन साहब के कार छूने पर विवाद हुआ। विवाद द्वारा कहानीकार वर्ग भेद के सामाजिक सत्य को बताते हैं। क्या करते हैं वो, उस जो है कहानीकार जो है वह वर्ग भेद के सामाजिक सत्य को बताते हैं। मदन के पिता और ड्राइवर दोनों ही सेन साहब के यहाँ कर्मचारी का काम करते हैं, यानी वहाँ पे क्या है, किरानी का काम करते हैं और एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु मदन को कार छूने पर ड्राइवर अपने ही वर्ग के विरुद्ध सेन साहब के पक्ष लेते हैं। क्या कर रहा है कि मदन जो है वह ड्राइवर जो है वह मदन के कार छूने पर क्या करता है, वह अपने वर्ग के विरुद्ध सेन साहब का पक्ष लेता है। विवाद द्वारा कहानीकार बताता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जीत सदा महल वालों की होती है। जीत किसकी होती है, आपने देखा होगा कि अमीरी और गरीबी, यानी अमीर लोग और गरीब लोग जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो उसमें जीत किसकी होती है, अमीरों की। यहाँ पे झोपड़ी वाले का तात्पर्य है गरीब लोग और यहाँ पे क्या है, महल वाले का तात्पर्य है अमीर लोगों से। तो वही कहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जीत सदा महल वालों की होती है, क्योंकि झोपड़ी वाले एक झोपड़ी वाले के विरुद्ध दूसरे क्या करते हैं, महल वाले के साथ देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा आंसर। क्या कहा है कि जो महल और झोपड़ी वालों के बीच में जब लड़ाई होती है तो उसमें जीत किसकी होती है, जीत सदा हमेशा यानी महल वालों की होती है। लेकिन वह जीत जो है वह महल वाले अपने बल पे हासिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं, जैसे देखिए अगर कोई भी जैसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, अगर वह सभी एकजुट हो जाए तो किसी में इतनी अमीरों में इतनी ताकत नहीं है कि वह क्या कर सकता है, अकेले उसको जीत सकता है। तो वही कहा है कि जब क्यों जीतता है वह अमीर, क्योंकि एक झोपड़ी वाला जो है, एक गरीब जो है वह अपने वर्ग के विरुद्ध यानी दूसरे गरीब का सहायता नहीं करके वह भी अमीरों के पक्ष में चला जाता है, जिसके कारण एक गरीब की क्या होती है, हार हो जाती है, यानी वह हार जाता है और वहाँ पे अमीरों की जीत हो जाती है। तो यही क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, 10 क्वेश्चन, यानी ज़्यादा क्वेश्चन देखने से वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके पार्ट बाय पार्ट देख लेंगे, यानी आपको 60 क्वेश्चन
रिवीजन जो है वह आपको 6 वीडियो में करा देंगे। अगर इतना आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है 10 नंबर का 10 नंबर पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा और इससे कहीं बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।